सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम यू गाइस बैक टू हॉलीवुड यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेशन 3 है विद रिलेशन टू यूनिट वाइज रिवीजन सीरीज ऑफ बीआरबीएल। जैसा कि आप सबको पता, अपनी सीरीज चल रही है यूनिट वाइज रिवीजन, जिसमें हम हर यूनिट एक वीडियो में एक यूनिट कवर कर रहे हैं, उसका अपन थॉरली क्विकली अपन रिवीजन कर रहे हैं। सो आज हमारा सेशन 3 है इन रिगार्ड्स टू यूनिट वाइज रिवीजन सीरीज ऑफ बीआरबीएल। इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल है। आप चाह रहे क्विकली चलती रहे, चारों मॉड्यूल कवर हुए, तो मेक श्योर आप इस पर रेस्पॉन्स अच्छा दे, कमेंट करिए, लाइक करिए। जैसे आप कमेंट लाइक करते तो वी फील हम डबल एनर्जी के साथ जो है हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, हम डबल एनर्जी के साथ आएंगे। और अगले बार तो मॉड्यूल डी हमने एज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। आप चाहते हैं चारों मॉड्यूल कवर हो, तो मेक श्योर आप कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है। लाइक मैंडेटरी है, सब्सक्राइब मैंडेटरी है, कमेंट मैंडेटरी है, आप सभी करिए। तो आई होप आपके लिए सेशन बहुत यूजफुल जा रहे होंगे। तो आज हमारा है थर्ड सेशन है, जिसमें हम करेंगे यूनिट 25C। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, हम चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं। हर क्लास में एक चैप्टर कवर करेंगे। हमने स्टार्ट किया मॉड्यूल डी से। सो 25A आपका फर्स्ट चैप्टर था, हो चुका। 25B हो चुका, आज है 25C, उसको अपन कवर करेंगे। सो आज वाले टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उससे पहले अपन कौन कौन से पढ़ चुके हैं, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ चुके, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ चुके पिछले 2 सेशन में। आज अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, चलिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया है। टिल योर एग्जाम्स बहुत सारा हमने प्लान कर रखा है कंटेंट आपके लिए। मैराथन सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, यूनिट वाइज रिवीजन सीरीज, बहुत कुछ है जो टिल योर एग्जाम्स आता रहेगा। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा हो। बहुत कुछ यूजफुल आने वाला है आपके टिल योर एग्जाम्स। इसके अलावा हॉलीवुड ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। इस पे सारा पेड कोर्सेज, बहुत सारा ई कंटेंट, फ्री पीडीएफ, वो सब आता रहेगा। कोर्सेज के बारे में मैं बता दूं, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं सीआईबी का, जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप उसमें कोड यूज करते हैं शुभम, तो आपको वो समय का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा +5%। तो मेक श्योर आप जब भी कोई कोर्स परचेस कर रहे हो तो आप कोड शुभम यूज करिए, आपको वो टाइम का मैक्सिमम आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बहुत फास्ट रहने वाला, क्विक रहने वाला, क्रिस्प रहने वाला है, इसलिए मेक श्योर एक तो अगर आप 1.25 से ऊपर मत देखना, बेस्ट रहेगा 1 पे देखिए, बट मेक श्योर कंटिन्यूस चलता रहेगा। एंड कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, चैप्टर बाय चैप्टर ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के लिए जैसे मैंने बोला, इंडेमनिटी के लिए आपको किसका एग्जांपल दिमाग में रखना है, इंश्योरेंस कंपनी का। वैसे ही गारंटी के लिए आपको बैंक गारंटी को दिमाग में रखो। चलो, तो पूरा चैप्टर अपने को पढ़ना है। बैंक जो गारंटी देता है ना, बैंक गारंटी, उसको दिमाग में रखते हुए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बैंक गारंटी को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है। मैं बैंक गारंटी पर क्या करता है, लेट्स से एक बायर है, एक सेलर है। बायर ने जाके सेलर से गुड्स परचेस किया। अब सेलर को जो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, तो बैंक जाके सेलर को क्या बोलते हैं, भाई तू इसको माल दे, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, इन विच वन पर्सन टेक्स गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अदर, दैट इन इवेंट कि वो पर्सन पे नहीं करता, इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय दैट पर्सन आई विल पे यू। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वेरी सिंपल, चलिए देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। बैंक यहाँ पे अपने कस्टमर की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की गारंटी ले रहा है। सो लायबिलिटी इज ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ लेटर डिफॉल्ट। अगर बैंक का कस्टमर डिफॉल्ट करता है, सो बैंक इज डूइंग प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन। अ गारंटी में भी ओरल और रिटर्न, गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेमनिटी और गारंटी इज टू बी डिसाइडेड बाय द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बहुत बार आप कंफ्यूज होते हो कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फर्क होता है। मैं देसी भाषा में बोलूं, इंडेमनिटी के बारे में आपको सोचना है, बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप वो तरीके में सोचोगे, इंडेमनिटी आपका पूरा क्लियर है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए आप हमेशा बैंक गारंटी को दिमाग में रखिएगा, सारा प्रोविजन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आई होप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्लियर है। अब इसमें आपको बता दे तो बैंक को क्या बोलते हैं, गारंटर बोलते हैं, जो बंदा गारंटी दे रहा है। एट द सेम टाइम प्रिंसिपल डेटर, बैंक का जो कस्टमर उसको बोल देंगे प्रिंसिपल डेटर, जिसकी बिहाफ पे बैंक गारंटी दे रहा है, और जिसको दे रहा है उसको बोल देते हैं क्रेडिटर या फिर बेनिफिशियरी। चलिए, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज नोन एज श्योरिटी, मतलब बैंक, इसको श्योरिटी भी बोलते हैं, इसको गारंटर भी बोलते हैं। जो गारंटी देता है उसको गारंटर भी बोलते हैं, उसको श्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट, अ पर्सन इन जिसके बिहाफ पे श्योरिटी गारंटी देता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। मतलब प्रिंसिपल डेटर क्या हो गया, बैंक का कस्टमर, और जिसको बैंक गारंटी दे रहा है,
जिसको बैंक गारंटी दे रहा है, जिसके पैसे को के लिए गारंटी दे रहा है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर या बेनिफिशियरी। इसको मैं क्या दूंगा, सेलर। जो माल बेच रहा है उसको बोल देते हैं सेलर, कि उसके पैसे के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं, उसको तो बोल देंगे बेनिफिशियरी, और जिसके बिहाफ पे दे रहा हूं उसको बोल देंगे प्रिंसिपल डेटर, और मैं बैंक देने वाला मेरे को बोलेंगे श्योरिटी। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, मतलब बैंक की क्या क्या लायबिलिटी है, बैंक की क्या क्या लायबिलिटी है। चलिए, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब बराबर। बैंक की लायबिलिटी अपने कस्टमर के जितनी बराबर है, जितनी कस्टमर की लायबिलिटी उतनी बैंक की भी मानी जाएगी। मतलब ऐसे नहीं बैंक कह सकता कि डिफॉल्ट के टाइम पे कि 1 करोड़ रुपए है, मैं तो 50 ही दूंगा ना, माल तो देखो इसने खरीदा था। नहीं नहीं, आपकी बराबर की भागीदारी है। सेकंड, बैंक को जो है फेवर डेटर बोलते हैं। फेवर डेटर का मतलब द मोमेंट बैंक गारंटी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक को पैसा देना ही पड़ जाएगा। बैंक के अकाउंट से पैसा तब जाएगा जब वो डिफॉल्ट करेगा। सो देयर इज नो सर्टेनिटी, ऐसा पक्का नहीं। अगर आज बैंक ने 1 करोड़ रुपए का गारंटी दिया है तो ये श्योर नहीं है कि बैंक के खाते से 1 करोड़ रुपए जाएगा नहीं जाएगा। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक के खाते से जाएगा, और डिफॉल्ट में भी अगर लेट्स से सिर्फ 40 लाख का डिफॉल्ट किया तो 40 लाख ही मेरे खाते से जाएगा। सो बैंक की कंडीशन जो है फेवर्ड है, कि पक्का नहीं कि बैंक को लॉस लगेगा ही। सो बैंक की थोड़ी कंडीशन जो है फेवरेबल है, इसलिए बैंक को बोलते हैं फेवर डेटर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। वो प्रिंसिपल है, मैं फेवर्ड हूं। दिस मीन्स दैट अगर प्रिंसिपल डेटर अनेबल टू पे होगा तभी श्योरिटी को जो है पेमेंट करना पड़ेगा। Consequently, a creditor can fall back on the contract of guarantee if the contract between creditor and the principal debtor turns out for any reason to be void. Accordingly, जब प्रिंसिपल डेटर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा तो वो यहां पे भी कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? ऐसी गारंटी जो कि हर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बनी गई, वो कंटिन्यूएशन के लिए बनी गई। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने जाके बोल दिया कि आने वाले 1 साल तक ये पर्सन आपसे जो भी सामान खरीदता है उसकी पेमेंट की गारंटी मैं देता हूं। तो यहाँ पे 1 साल 1 ईयर के लिए मैंने कह दी, या फिर मैंने कह दिया कि जब तक मैं मना ना करूं तब तक ये पर्सन जितना भी माल खरीदेगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन गारंटी, वो चलती रहती है। नॉर्मली तो क्या होगा, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शनल गारंटी होती है कि आपको कोई बड़ा सामान खरीदना है, कोई बड़ा आपके पास ऑर्डर आया, आपने बैंक से गारंटी ले ली। लेकिन कंटिन्यूएशन गारंटी क्या होती है, जो चलती ही रहेगी स्पेसिफाइड पीरियड। लेट्स से आपने 1 साल बोल दिया, तो वो 1 साल तक जितना भी माल खरीदेगा उसके लिए आप गारंटी देते हो। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जो बहुत सारी ट्रांजेक्शन को कवर करती है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। इट इज नॉट लिमिटेड टू वन ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन तक सीमित नहीं है, इसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कवर्ड होती है। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी। ये ध्यान रखना, बैंक चाहे कभी भी बीच में आके रिवोक कर सकता है। तो रिवोक करने से उस दिन तक बैंक लायबल रहेगा, उस दिन के बाद बैंक लायबल नहीं रहेगा। ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 साल की गारंटी दी थी, 1 अप्रैल को दी, 1 अप्रैल 2023 को दी कि 31 मार्च 2024 तक ये पर्सन जो भी तेरे से माल खरीदेगा, बैंक सेलर तो चिंता मत कर, पैसा मैं दूंगा। 1 जुलाई को मेरे को पता चल गया भैया ये बंदा झोलर है, ये झोल कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके बोल दूंगा देख भाई आज से मेरी गारंटी नहीं है, तो 30 जून तक तूने जो माल बेचा उसकी गारंटी मेरी पकड़ना, 1 जुलाई से ये जाने इसका काम जाने। तो कभी भी रिवोक कर सकता है। रिवोक का मतलब छीन लेना, कभी भी अपनी गारंटी हटा सकता है। ये श्योरिटी के पास, बैंक के पास पावर होता है। ठीक है, सो एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, और आपको उसको क्रेडिटर को बताना पड़ेगा, क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए, डेथ ऑफ श्योरिटी। अब देखो बैंक की डेथ तो आप क्या बोलोगे, लेकिन ऐसा इन जनरल समझ लीजिए, कोई कारण से बैंक बंद हो जाता है या फिर जो श्योरिटी, जो बंदा गारंटी दे रहा है उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के केस में क्या होगा कि गारंटी देने वाले की डेथ हो गई, तो भैया क्रेडिटर तो बोलेगा ना साला मेरा पैसा कौन देगा अगर इसने नहीं दिया तो। क्रेडिटर तो चला गया, क्रेडिटर की तो डेथ हो गई, तो उस केस में प्रोविजन क्या है, जैसे ही श्योरिटी मर जाता है गारंटी एंड्स। द मोमेंट श्योरिटी डाइज, गारंटी वहीं पे एंड हो जाती है, बिकॉज वो पर्सन रहा ही नहीं। तो अगर वो डिफॉल्ट कर देगा प्रिंसिपल डेटर, तो पैसा कौन देगा। सेकंड, however this is not true in all cases, it depends upon terms of the contract and intention of the party with regards to future transaction। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली आपने कुछ लिख दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी की बिहाफ पे गारंटी दे रखी थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद भी 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी वैलिड रहेगा, और अगर डिफॉल्ट होता है तो आप, ये मेरा फलाना घर है उसको आप बेच सकते हो। ऐसा करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करके रख दिया कि मेरे मरने के भी 3 साल बाद तक वैलिड रहेगा, तो यस, स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई इशू नहीं है। The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as revocation of the continuing guarantee। अगर कोई और आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है और फिर श्योरिटी मर जाता है, तो उस दिन से आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी भी रुक जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन ले लिए। तो इन शॉर्ट क्या समरी में बोलूं, डेथ के कारण गारंटी वहीं पे रुक जाएगी अगर आपका स्पेसिफिकली कुछ कॉन्ट्रैक्ट और एल्स नहीं है तो।
चलिए, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अंदर कुछ आप वेरिएशन कर रहे हो, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसके बारे में क्या है, एनी वेरिएशन वे मेड विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, जो बंदा गारंटी दे रहा है उसके कंसेंट के बिना अगर आप कुछ वेरिएशन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, सेलर और बायर बैंक को बिना बताए कुछ लेन देन कर रहे हैं, कुछ अंदर के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ और टर्म्स को चेंज कर रहे हैं, डिस्चार्ज द श्योरिटी, बैंक वहीं अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। बैंक ने वो एक पर्टिकुलर लेट्स से ट्रांजैक्शन के लिए जिसमें बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बोला कि मैं गारंटी दूंगा, अब बायर सेलर ने मिलकर कुछ टर्म्स चेंज कर दी कॉन्ट्रैक्ट की, बैंक को बताया नहीं, तो बैंक वहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, भैया मैं गारंटर था, आई वाज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज माय ड्यूटी टू नो एवरी चेंज इन द टर्म्स, आपने मेरे को बिना बताया किया, मैं डिस्चार्ज हूं। नेक्स्ट, in the contract of guarantee the surety gives his guarantee on his own terms, if the principal debtor and the creditor change the terms of the contract without the consent of the surety, this would not be fair to the surety। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब मैं गारंटी दे रहा था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ा था, टर्म्स कंडीशन को पढ़ के मैंने आपको गारंटी दी थी, अब अगर आपने टर्म्स एंड चेंज कंडीशन चेंज कर दी तो भैया फिर मैं लायबल नहीं हूं, ये मेरे लिए फेयर नहीं है, मैंने टर्म्स पढ़ के आपको गारंटी दी थी, तो अगर आपने टर्म्स ही चेंज कर दी तो मैं वहां से मेरा हाथ खड़ा कर लूंगा। आई होप इट्स क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर कोई भी वेरिएशन होता है आपके टर्म्स में, द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, अगर उसको बताया नहीं। अब कब से डिस्चार्ज होगा, अगेन वही सिंपल जो डेथ के केस में था, जिस दिन वेरिएशन किया फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन वेरिएशन से पहले वाले के लिए वो लायबल रहेगा। आई होप ये क्लियर है। एमसीक्यू में आ सकता है, पूछेगा कि फॉर एग्जांपल ऑन दिस डेट टर्म्स फॉर चेंज, सो पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए लायबल कौन रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा भैया गारंटर श्योरिटी लायबल रहेगा पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए। एमसीक्यू में आ सकता है, डेथ और वेरिएंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। अब बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब बैंक का कस्टमर, बैंक्स कस्टमर, जिसके बिहाफ पे बैंक ने गारंटी दी है, उसके डिस्चार्ज की बात करते हैं। The surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor by which principal debtor is released। मतलब सेलर और बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके कारण बायर रिलीज हो चुका, तो द मोमेंट बायर रिलीज हो जाएगा, बायर डिस्चार्ज हो जाएगा, गारंटी देने वाला भी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं, मस्त एग्जांपल है। ए गिव्स, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है इस टाइप का। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, प्रोविजंस आपको एकदम आम भाषा में पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके बेसिस पे सारी केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। ये इलस्ट्रेशंस दिए हुए, मैं ट्राई करेंगे हम लोग के आगे चल के केस स्टडीज के भी कुछ सेशंस लेके आए हुए आपके लिए, लेकिन जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए इनसे ही केस स्टडीज निकलती है आपकी। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए गिव्स अ गारंटी टू सी फॉर द गुड्स टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी, कि सी जो बी को गुड्स सप्लाई करेगा, बी का मतलब बायर, सी का मतलब सेलर, तो ए ने बोल दिया भैया मैं गारंटी ले रहा हूं। सी ने गुड्स को बी को बेच दिए, एंड आफ्टरवर्ड्स बी कॉन्ट्रैक्ट विद हिज क्रेडिटर्स to assign sell them certain properties of his in consideration of all the creditors, releasing B from their demands. B is now after the settlement not a debtor to C, is therefore discharged from the suretyship to C। इसमें क्या कहना चाह रहा है, वही क्लासिक एग्जांपल, सेलर था बायर था, बैंक ने बायर के बिहाफ पे गारंटी ली, लेकिन ट्रांजैक्शन होने के बाद बी और सी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ना सेलर ने बायर को बोला कि तू मेरे को तेरी ये प्रॉपर्टी दे दे, मैं तेरा सारा जो है डेट माफ कर दूंगा, तू मेरे को तेरी प्रॉपर्टी या फिर ये ट्रांजैक्शन दे दे, मैं तेरा सारा पैसा माफ कर दूंगा। द मोमेंट उसने वो एसेट या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करी, जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ तो मैं भी बैंक भी डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई भी दोनों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट के कारण बैंक भी, डेटर भी, श्योरिटी गारंटर भी वहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं फोरबियरेंस टू शू। फोरबियरेंस का मतलब होता है सहना। फोरबियरेंस का मतलब मैं कह सकता हूं सहना कह सकते हो, या फिर जो है उसको बर्दाश्त करना जिसको बोलते हैं ना, फोरबियरेंस बर्दाश्त करना या फिर सहना जिसको बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्रेडिटर जो है ना, से बैंक का कस्टमर है, उसने डिफॉल्ट कर दी, उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन क्रेडिटर ठीक है आलस के मारे या फिर ठीक है यार दे देगा, उसने उस पर केस नहीं किया। फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर ने, सेलर ने बैंक के कस्टमर पे केस नहीं किया कि ठीक है इसने डिफॉल्ट किया, देख लेंगे दे देगा पैसा, बाद में दे देगा, ऐसा करके, ठीक है। डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी अनलेस द पार्टी हैड एग्रीड फॉर सच डिस्चार्ज। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब बैंक ने बायर के बिहाफ पे गारंटी दी थी, बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन सेलर ने अभी तक बायर के ऊपर कुछ केस किया ही नहीं कि भाई मेरा पैसा दे, या फिर बैंक के ऊपर कुछ केस किया नहीं कि भाई इसने पैसा नहीं दिया तू मेरे को पैसा दे। द मोमेंट जस्ट बिकॉज उसने मांगा नहीं, अभी तक उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लायबिलिटी से निकल गया बैंक, नहीं।
जब तक दोनों के बीच में स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता कि आज से तेरा मेरा ट्रांजेक्शन खत्म है, मेरे को सारा पैसा आ गया है, तू मैं तेरा कुछ नहीं मांगता, तू मेरे कुछ नहीं मांगता, तब तक बैंक लायबल रहेगा। मतलब गारंटर विल बी ऑलवेज बी लायबल अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्रॉपर सेटलमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। यही है, इसके बारे में एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउएवर बी और सी और ए के बीच में ये सेम गारंटी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सी ने 1 साल तक केस नहीं किया, डेट पेबल हो गया था, सी ने 1 साल तक ठीक है आलस कर गया या किसी भी कारण से केस नहीं किया। इसके मतलब ये नहीं है कि ए इज नॉट डिस्चार्ज, मतलब बैंक फिर भी, ए जो गारंटर है वो फिर भी लायबल रहेगा। जस्ट बिकॉज कि सेलर ने बायर पे केस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी देने वाला डिस्चार्ज हो गया, वो फिर भी लायबल रहेगा। अब बात करते हैं रिलीज ऑफ वन ऑफ को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। को श्योरिटी मतलब क्या होता है? कई बार दो जन मिलकर एक साथ गारंटी देते हैं, कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है, 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, अकेले आदमी को गारंटी देने से डर लग रहा है, तो दो जन मिलकर गारंटी देते हैं, उनको बोलते हैं को श्योरिटी। तो इसमें क्या बोलते हैं, जहां पे को श्योरिटीज होते हैं, a release by the creditor of one of them does not discharge the other। एक के डिस्चार्ज होने से दूसरा डिस्चार्ज नहीं होता। Also the surety release does not become free from his responsibility to the other sureties। Just because एक श्योरिटी निकल गया, लेकिन इंटरनली अगर आगे चल के डिफॉल्ट होता है तो वो बाकी लोगों को उसको पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्रेडिटर ने पहले दो जन आए थे, बाद में जो है एग्रीमेंट होके एक को निकाल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। को श्योरिटी, वो आपस में तो लायबिलिटी रहेंगे। श्योरिटी कैन क्लेम इज ड्यूज फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। हाँ, ये मेन चीज है कि बैंक ने पैसा तो दे दिया उसको, उसके बिहाफ पे, लेट से बायर ने डिफॉल्ट कर दिया था और बैंक को पैसा देना पड़ गया सेलर को, बैंक ने दे दिया, लेकिन अब बैंक के पास राइट है कि वो अपना क्लेम अपने कस्टमर से, प्रिंसिपल डेटर से अपना क्लेम कर ले। तो ये क्या बोलते हैं, वंस द श्योरिटी मेक्स द पेमेंट ऑफ विच द प्रिंसिपल डेटर हैज फेल्ड टू पे। जैसे कस्टमर फेल हुआ और बैंक ने पेमेंट कर दिया, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। तो आज से मानेंगे, अब बैंक उससे मांगता है, भाई बायर का सेलर जो है बायर से 1 करोड़ रुपए मांगता था, बायर ने पैसा नहीं दिया, सेलर बैंक के पास आया, भाई तूने गारंटी दी थी, ठीक है, बैंक ने पैसा दे दिया, वो उससे तो खत्म हो गया, लेकिन आज से जैसे बैंक ने पैसा दिया, मानेंगे बैंक अपने कस्टमर से 1 करोड़ रुपए मांगता है। बैंक स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर टू क्लेम इज ड्यूज फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। अब बात करते हैं इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, कि प्रिंसिपल डेटर भी प्रॉमिस करता है कि इन केस श्योरिटी तेरा मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कारण कोई भी लॉस होता है, सो आई विल इंडेमनिफाई यू। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। मतलब हर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक छुपा हुआ होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर मेरे कारण, बैंक के कस्टमर के कारण बैंक को लॉस हो गया, सो बैंक के कस्टमर ने बैंक को इंडेमनिटी दी कि तेरे मेरे कारण कोई भी लॉस होता है तो वो मैं बेयर करूंगा। सो देयर इज ए हिडन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक और बैंक के कस्टमर के बीच में हिडन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगेन इसमें वही एग्जांपल है, वही बायर था, सेलर था, बायर ने माल खरीदा लेकिन पैसा नहीं दिया, सेलर बैंक के पास आके पैसा ले गया। अब बायर की लायबिलिटी है, बायर बैंक का जो नुकसान हुआ इस ट्रांजैक्शन के कारण उसको जो है रिम्बर्स करेगा। तो बायर और बैंक के बीच में डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाता है, इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं को श्योरिटीज फॉर द सेम डेट। एक डेट के लिए दो को श्योरिटीज है, मतलब दो जनों ने मिलकर गारंटी दी है। When two or more persons are co-sureties for the same debt or duty, either jointly or severally, whether under the same or different contracts, whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties in the absence of any contract to the contrary be liable between themselves। मतलब को-श्योरिटीज आपस में लायबिलिटी रहेंगे, अगर एक को पैसा देना पड़ गया तो वो दूसरे से पैसा रिकवर कर सकता है, और अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बोथ आर इक्वली लायबल। फॉर एग्जांपल, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर गारंटी दी थी, तो अगर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वी बोथ आर इक्वली लायबल। 1 करोड़ का लायबिलिटी है तो हम दोनों 50-50 लाख रुपए देंगे। तो को-श्योरिटीज के बीच में क्लियरली बोला इक्वल शेयर ऑफ द होल डेट। अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सो बोथ आर लायबल फॉर इक्वल शेयर। इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है, ABC ऑल आर लायबल बिटवीन देमसेल्फ टू पे ₹10,000। अगर 30,000 का कोई लॉस हो गया था इनके गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, सो ABC 10,000 के लिए लायबल रहेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज थर्ड सेशन में एंड करता हूं। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक कवर किया था, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ये सीरीज चलती रहेगी टिल मॉड्यूल डी। इस पे अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है, आप लोगों के लिए यूजफुल रहती है, सो विल मेक श्योर 4 मॉड्यूल्स के हर चैप्टर के लिए सीरीज है, विल मेक श्योर दैट।
सो आज हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इससे पहले अपन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ चुके हैं। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेलमेंट। 25D इज द चैप्टर जो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।